कैसे हैं आप? अच्छा, अरे किस बात की टेंशन? आपकी इस नोट्स टॉपिक को लेकर जो अंदर संदेह और कंफ्यूजन है 10 मिनट में दूर कर देंगे। बस विश्वास कीजिए, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके दिमाग में बिठा देंगे कि फिर निकालने पे भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो वेलकम बैक, आपके खुद के ऑन केमिस्ट्री चैनल पे आपका मास्टर सुकृत फिर से स्वागत करता है। देखो बच्चों, नोड वाले कंसेप्ट को समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल दिमाग में पहले फिट कीजिए। अब जो बच्चा अच्छा है, संस्कारी है, अगर वो किसी मार्केट में जा रहा है, अब उस मार्केट में 3 तरह की शॉप्स हैं। मेडिसिन की शॉप है, खाने पीने की शॉप है, और एक ऐसी शॉप है यहां पे अल्कोहल की बोतल मिलती है। तो बताइए, अगर उसके पेरेंट्स ढूंढने आएंगे तो क्या वो उस बोतल वाली शॉप पे पूछेंगे अपने बेटे के बारे में? नो, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमारा बेटा तो ऐसे कार्य करता ही नहीं है। विच मीन्स वहां पे उसकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब यही कंसेप्ट तो नोड्स के अंदर होता है। एटम के अंदर जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे जिस पॉइंट पे, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन कभी नजर ना आए, उसी को तो हम क्या कहते हैं? नोड। अब नोड को 2 भागों में विभक्त किया गया है। देखो बच्चों, उसमें से एक है स्फेरिकल और रेडियल नोड, दूसरा है बच्चों एंगुलर और प्लेनर नोड। आज वाले टॉपिक में विस्तार से स्फेरिकल नोड्स की बात करेंगे। अब जो अपने पास एस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, सोचिए, जो एस वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन पी डबल होता है बच्चों, डी डबल होता है। तो जो एस होगा उसमें कभी भी प्लेनर नोड्स नहीं होते, उसमें सिर्फ रेडियल नोड्स ही होते हैं। तो ये तो अभी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपने स्फेरिकल नोड्स को कैलकुलेट करना है तो वहां पे 2 क्वांटम नंबर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। उसमें से पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, और दूसरा है एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, दैट इज द वैल्यू ऑफ l। तो चेक कीजिए, स्फेरिकल नोड्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? n-l-1। और एंगुलर और प्लेनर नोड्स के लिए हम कौन से मोमेंटम की हेल्प लेते हैं? एंगुलर मोमेंटम। वैसे इसमें थीटा और फाई का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अपने पास 3 चीजें हैं। कौन सी? साई, दूसरा है साई स्क्वायर, तीसरा है 4 पाई r स्क्वायर dr साई स्क्वायर। अब यही चीजें हैं जिसके कारण आपके सिर में खाज होती है कि है क्या। नोड्स का तो सर आपने बता दिया कि वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। 4 में से 2 ऑप्शंस पे जाके रुक जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इस सभी माया जाल को रचने वाला पहला तो वेव फंक्शन है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस साई को हम कहते हैं वेव फंक्शन। अब आप सभी को मालूम है कि वेव ऐसे ही तो जाती है। ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। ऊपर वाले का पॉजिटिव साइन, नीचे वाले का नेगेटिव साइन। तो जब भी ग्राफ आएगा स्फेरिकल और रेडियल नोड्स पे, तो उस केस में साई अपने आप में कुछ सिग्निफाई नहीं करता है, लेकिन पूरे माया जाल का जो नींव पत्थर है वो साई ने रचा हुआ है। क्योंकि साई 2 पार्ट्स में विभक्त हो जाता है, रेडियल में और दूसरा बेटा एंगुलर में। लेकिन अपने पास जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, अब न्यूक्लियस से दूर जाने पे आपको शेल्स तो मिलेंगे। शेल्स के अंदर सब शेल्स मिलेंगे, सब शेल्स के अंदर क्या मिलेंगे? ऑर्बिटल, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कितनी होगी, ये सारा कंसेप्ट हम साई की हेल्प से नहीं स्टडी करते, वो स्टडी करते हैं बच्चों साई स्क्वायर से। सो साई स्क्वायर इज
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब सुनो ध्यान से, अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन दिमाग में आपने बिठाना है कि जब भी हम S की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे S के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि हम यहां पे S को एक छोटे से बच्चे के साथ कोरिलेट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसको हम मदर उसके साथ तुलना करेंगे। तो आप सोचिए, 1 या 2 साल का जो बच्चा होगा वो ज्यादा समय कहां पे बिताएगा? मां की गोदी में, मां के इर्द गिर्द घूमेगा। तो बस वही कंसेप्ट अपने पास S का होता है। तो S के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, उसके नजदीक ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब S के बाद अगर P की बात करें, अब P बच्चा नहीं रहा, नो, टीनेजर बन चुका है, बड़ा बन चुका है। अब वो मां के पास रहना पसंद नहीं करेगा, दोस्तों के साथ, बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ घूमेगा। अब उसकी प्रोबेबिलिटी माता के साथ कम हो जाएगी, तो वहां पे वो कम नजर आएगा, और जैसे जैसे वो मां से दूर जाएगा वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, S के केस में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन P में, D में, F में, इन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाएंगे वहां पे आपको ज्यादा नजर आएगी। तो देखिए यही पिक्चर आपको यहां पे नजर आ रही है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैंने यहां पे नोड्स को 2 पार्ट्स में यहां पे क्लियर किया हुआ है, दैट इज रेडियल और स्फेरिकल नोड। S में वैसे भी कोई प्लेनर नोड्स नहीं होते, क्योंकि S ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहां पे तो कोई एंगल का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। तो इसलिए बच्चों ना तो वहां पे कोई थीटा का कंसेप्ट आएगा, ना ही वहां पे कोई फाई का कंसेप्ट। तो ये तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो स्फेरिकल और रेडियल नोड्स की स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ हम S में स्टडी करेंगे। मींस S के अंदर कभी भी हम एंगुलर और प्लेनर की स्टडी नहीं कर सकते। दूसरी बात आप चेक कीजिए, 1s के केस में यहां पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, देखिए फॉर्मूले में अपने पास n-l-1 है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो 1s के केस में अगर यहां पे चेक कीजिए, क्या इसमें कोई ऐसी स्पेस है यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? 1s मींस n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, तो n-l-1 के बेसिस पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 - 0 - 1 इज इक्वल टू 0, विच मींस 1s के अंदर कोई नोड नहीं होती। लेकिन 2s के अंदर चेक कीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, फिर बीच में गैप आ गया। अब जो बच्चों ये गैप है, खाली स्पेस है, इसी को हम नोड कहते हैं। फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आ रही है, विच मींस 2s के केस में एक खाली स्पेस आ गई स्फेरिकल के फॉर्म में, तो उसमें एक नोड, फॉर्मूले के बेसिस पे भी क्लियर हो जाएगा। n-l-1, तो यहां पे क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2 और l क्या रहेगा? 0, सो 2 - 0 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही 3s के केस में 2 नोड्स, तो जैसे जैसे 1s से 2s, 2s से 3s, 4s, 5s, वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड्स क्या होते जाएंगी? इंक्रीज। लेकिन दूसरी पिक्चर आपको क्या बता रही है? प्लेनर नोड्स। क्यों? क्योंकि S के केस में डॉट्स डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे कम हो जाएगी, लेकिन रहेगी स्फेरिकल के फॉर्म में। लेकिन P के केस में क्या होगा? P के केस में यहां पे अगर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा, तो चेक कीजिए नजदीक स्पेस आपको ज्यादा नजर आएगी, और ये बीच में जो मैंने कट लगाया है, इसी कट को बेटा हम क्या कहते हैं? एंगुलर और प्लेनर नोड्स। तो एंगुलर और प्लेनर नोड्स के लिए हम L की वैल्यू चेक करते हैं, लेकिन रेडियल और स्फेरिकल के लिए N और L दोनों की वैल्यूज चेक करते हैं।
अब देखो बच्चों, यहां पे आपको 3 पिक्चर्स नजर आ रही हैं और तीनों पिक्चर्स हम यहां पे किसकी स्टडी की फॉर्म में करेंगे, एस ऑर्बिटल के केस में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियस के पास, अपनी मां के पास छोटा बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आपके पास यहां पे जो पहली 2 पिक्चर्स हैं, दोनों में जो ग्राफ है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम चेक कीजिए, ये वाला मींस पहले में साई की एक्सप्लेनेशन से ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, दैट इज द वेव फंक्शन। लेकिन दूसरे केस में साई स्क्वायर, और यहां पे मैंने मीनिंग भी क्लियर किया है कि साई का मतलब है रेडियल वेव फंक्शन, साई स्क्वायर का मीनिंग है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो चेक कीजिए 1s के केस में साई सिर्फ प्लस, लेकिन वेव की फॉर्म में जाएगा प्लस माइनस। तो इसका मतलब जितने कट आपको नजर आएंगे उतने ही तो नोड्स होंगे। लेकिन 0, जब r की वैल्यू 0 होगी या फिर r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, उनको हम नोड्स कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल नजदीक और बहुत दूर इसको नोड्स की कैटेगरी में नहीं रखते भाई। ठीक, तो चेक कीजिए 1s के केस में 0 नोड, मैंने पिछली पिक्चर में भी क्लियर किया था और ग्राफ में भी नजर आ रहा है। और आगे चलो, पहले प्लस वेव फंक्शन, फिर माइनस, तो यहां पे ए कट नजर आ रहा है, दैट इज 1 नोड। यहां पे आपको प्लस माइनस फिर प्लस, तो कितने कट नजर आ रहे हैं, 2। तो 3s के केस में कितने नोड्स हो जाएंगे, 2 नोड्स। आगे चलो, जब यहां से साइज से हम साई स्क्वायर में जाएंगे तो मैक्सिमा से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब वहां पे नीचे नहीं जाएगी वेव, ऊपर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि साइज से हमने साई स्क्वायर कर दिया, प्लस प्लस रहेगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ ऐसे टिक्स आपको बता रहा हूं, ये सभी आप नोट डाउन करते रहें तो बिल्कुल भी आपको नीट, जेई और एडवांस में तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो चेक कीजिए, पहले में कोई कट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2s के केस में ए कट नजर आ रहा है, 3s के केस में 2 कट नजर आ रहे हैं। बस, तो जितने कट नजर आ रहे हैं ग्राफ में, दैट मींस उतने ही उसमें क्या होंगे, नोड्स। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, तीसरी पिक्चर में वाई एक्सिस पे आपको साई नजर नहीं आ रहा है, अकेला साई स्क्वायर भी नजर नहीं आ रहा है, साथ में क्या नजर आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में इसके dr भी होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां पे क्या है, वॉल्यूम। अब एक चीज नोट करने वाली है कि दोनों केसेस में ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है। क्यों ना हो भाई, क्योंकि साई स्क्वायर के साथ बच्चों आर स्क्वायर आ चुका है, रेडियस आ चुका है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से स्टार्टिंग होगी तो आर की वैल्यू 0 होगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे साई स्क्वायर डोमिनेटिंग नहीं है, यहां पे आर स्क्वायर डोमिनेटिंग है। तो इसलिए बच्चों एस के केस में साई और साई स्क्वायर मैक्सिमा से ग्राफ शुरू करेंगे, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर के केस में मिनिमा से ग्राफ शो होगा, क्योंकि आर स्क्वायर दैट इज द रेडियस विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू साई स्क्वायर। तो ये तीनों पिक्चर्स किसको डिपिक्ट कर रही हैं, एस ऑर्बिटल्स को। ऐसे ही पी में देखिए, अब पी में तो कोई भी ग्राफ मैक्सिमा से तो शुरू नहीं हो सकता, न्यूक्लियस से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि पी का मीनिंग है वो टीनेजर जो मां के पास कम रहेगा, न्यूक्लियस के पास कम होगा, लेकिन अपने दोस्तों मित्रों के पास ज्यादा होगा। तो चेक कीजिए, चाहे ग्राफ साई का है, साई स्क्वायर का है, या फिर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का है, तो तीनों केसेस में ग्राफ मिनिमम से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? बस ये सभी चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे तो किसी भी प्रकार का स्फेरिकल और रेडियल नोड पे अगर क्वेश्चन आता है चुटकियों में करेंगे। तो आइए बच्चों, इसी सीरीज के अंदर जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और लास्ट में आपने खुद PYQ सॉल्व करके दिखाना है और आप सॉल्व करेंगे, बिलीव इन मी। चलिए लो जी, पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज 2 स्फेरिकल नोड्स। तो बताइए, स्फेरिकल केस में अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा, n minus l minus 1, n means principal quantum number, l means
एंगुलर क्वांटम नंबर। तो बताइए पहले केस में 2 - 0 - 1 इज इक्वल टू 1, दूसरे केस में बच्चों 4 - 0 - 1 इज इक्वल टू 3, तीसरे केस में 3 - d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, सो 3 - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, और 6f के केस में 6 - 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2। तो यहां पे हमारे पास पूछा गया था 2 स्फेरिकल नंबर्स, सो दैट्स व्हाई 6f इज द राइट आंसर। है ना मजेदार बात। चलिए लो जी, कीजिए इस क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व कीजिए। शिष्य हमेशा गुरु से आगे निकलना चाहिए अगर गुरु का यही मन है। तो देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग J22 का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस केस में साइज स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ गिवन है, और यहां पे हमने 2s के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही ग्राफ है। तो बताइए, पहली बात तो s आ चुका है, तो यहां पे साइज स्क्वायर के लिए जो ग्राफ होगा वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पे मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। वाओ, कितने शातिर होते हैं पेपर में क्वेश्चन डालने वाले ना। उसके बाद फिर उसके बाद 2s आ गया। अब बताइए n - l - 1, 2 - 0 - 1, तो कितने कट होंगे 1 कट। स्टार्टिंग और लास्ट वाला तो कट देखेंगे नहीं, तो इसका मतलब कितने कट होंगे 1। इसमें तो कोई कट ही नहीं है। हाँ, इसमें एक कट नजर आ रहा है, सो B इज द राइट आंसर। इसमें चेक कीजिए, साइज स्क्वायर मींस पॉजिटिव, तो वो नीचे तो जाएगा ही नहीं, लोअर डीप तो आपको नजर ही नहीं आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और यहां पे कितने कट्स नजर आ रहे हैं 2 कट्स, तो ये तो ग्राफ अपने पास 2s के लिए तो नहीं हो सकता। अगर होना चाहिए तो वो किसके लिए हो सकता था 3s के लिए। सो द राइट आंसर इज B। क्लियर है बच्चों। तो ये था अपने पास 111 सीरीज का सेकंड टॉपिक जो नोट्स पे था। मुझे पूरा यकीन है अब आपकी टेंशन दूर होगी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले स्टडी करना चाहते हैं वो भी बेझिझक बताइएगा। बस अब है वोटिंग का टाइम, सो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने मतदान को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि जी ऑन केमिस्ट्री चैनल जीतना चाहिए, क्योंकि इसकी जीत में आपकी जीत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।